आज के इस वीडियो में क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 से एग्जाम्पल नंबर 4 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 7.1 का वीडियो आप लोग का अपलोड हो चुका है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल 1 टू एग्जाम्पल 4 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट एंड एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मतलब एग्जाम्पल 1 में 3 क्वेश्चन दिया गया। इस तीनों क्वेश्चन को आप लोगों को एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। वो एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है विदाउट इंटीग्रल का साइन दिए हुए, मतलब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि बिना इंटीग्रेशन का साइन यूज किए हुए आप लोगों को इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया cos 2x। तो cos 2x में देख सकते हैं cos 2x का क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव, और बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का पहले ही इसका मीनिंग समझा चुके हैं कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से यदि एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हम लोग इसमें इंटीग्रेशन का बिना साइन यूज किए हुए इसमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो cos 2x को आप लोग को इस तरह से इससे सोचना है कि इसका एंटी डेरिवेटिव मतलब cos x का, इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके होंगे। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x इसका डेरिवेटिव होता है, cos x डेरिवेटिव होता है sin x का। तो यहाँ पे cos 2x जो है तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि किस फंक्शन का ये डेरिवेटिव रहा होगा। तो यह जो रहा होगा डेरिवेटिव रहा होगा साइन का फंक्शन का। तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे क्या दे दिए, 2x दे दिए। तो यहाँ पे अंदाज़ा लगा के आप लोग को एंटी डेरिवेटिव तक पहुँचना है। तो cos 2x किसका हो गया, sin 2x का। अब sin 2x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2x, और x का जगह पे कौन आया है, 2x। तो 2x का फिर से डेरिवेटिव यदि फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन जो एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना था किसका फाइंड करना था, cos 2x का। लेकिन यहाँ पे क्या आ चुका है, cos 2x, और क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। तो ये 2 कहाँ पे चला जाएगा, इधर आ जाएगा LHS के साइड। तो ये डिवाइड में चला जाएगा। जब ये डिवाइड में चला जाएगा देख सकते हैं sin 2x/2, और यहाँ पे क्या आ चुका है, सिर्फ cos 2x। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि sin 2x/2 का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो क्या आता है, cos 2x। और एंटी डेरिवेटिव तो उसी को बोलते हैं जिस फंक्शन पे कोई डेरिवेटिव रहा होगा। तो cos 2x किस फंक्शन पे डेरिवेटिव रहा था, sin 2x/2 पे। तो इसी कारण cos 2x का जो एंटी डेरिवेटिव हो गया वो क्या हो गया, sin 2x/2 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया वो है 3x² + 4x³ का क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो 3x² + 4x³ का एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो आप लोग डिफ्रेंसिएशन में फार्मूला आप पढ़ चुके होंगे। अगर यदि आप लोग को यदि याद नहीं है, अगर थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका फार्मूला का भी वीडियो प्लेलिस्ट में आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो x टू दी पावर n का यदि हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो इसका फार्मूला होता है nx टू दी पावर n-1 होता है। तो यहाँ से ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जब कोई फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, पावर x टू दी पावर n के फॉर्म में रहता है, तो डेरिवेटिव निकालने के बाद उसका एक पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये तो 3x² + 4x³ का क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। मीन्स इसका ये हुआ कि 3x² + 4x³ किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा, वो फंक्शन पे हम लोग को क्या करना है, जाना है। तो यहाँ देख रहे होंगे एक चीज़ कि x² है, तो x² यहाँ पे पावर 2 है। ये तो डेरिवेटिव निकालने के बाद पावर 2 आया, लेकिन किस फंक्शन पे ये पावर 2 आया होगा, इसमें जो फंक्शन रहा होगा उसमें इसका एक पावर क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। देख सकते हैं यहाँ पे n-1 है तो यहाँ पे क्या हो गया, n हो गया। तो ये x³ का रहा होगा डेरिवेटिव। तो अब देखते हैं कि x³ का यदि डेरिवेटिव निकालेंगे तो 3x² आ गया। तो यहाँ से 3x² का हम लोग अंदाज़ा लगा के पता ये कर पाएँ कि x³ का ये डेरिवेटिव रहा होगा। फिर उसी तरह से x³ है, 4x³ है। तो देख सकते हैं कि 4x³ है तो ये एक पावर इसमें ज़्यादा रहा होगा, तो x टू दी पावर क्या रहा होगा, 4 रहा होगा। तो यहाँ से देख लिए। तो अब देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव अगर फाइंड करते हैं तो क्या आता है। तो x³ का यदि डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ, ns टू दी पावर n-1। तो क्या हो गया, 3, तो n के जगह पे 3 है, 3x टू दी पावर n-1 किए तो 3x², x टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव निकाले तो 4x³। तो अब यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे जो क्वेश्चन दिया गया था वही क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। मतलब 3x² + 4x³ जो है डेरिवेटिव रहा होगा, किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा, x³ + x टू दी पावर 4 का। और हम लोग को तो यही क्वेश्चन में फाइंड करना था एंटी डेरिवेटिव। मतलब यही हुआ कि ये जो फंक्शन डेरिवेटिव है किस फंक्शन पे ये डेरिवेटिव रहा होगा,
एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, और यही फंक्शन क्या कहलाता है, एंटी डेरिवेटिव कहलाता है। तो हो गया एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 4x क्यूब का क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 हो गया। तो चलिए अब इसका तीसरा क्वेश्चन है फर्स्ट का, वो दिया गया 1/x। 1/x का क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लोग को ये पहले सोचना पड़ेगा कि 1/x जो होता है किस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो हम लोग को मालूम है log x का होता है, तो डिफ्रेंसिएशन में पढ़े होंगे कि log x का जो डेरिवेटिव होता है 1/x होता है। कब, जब x ग्रेटर देन 0 हो तब भी 1/x होगा। तो इसमें दो फंक्शन आ सकता है, एक log x आ सकता है, एक log -x आ सकता है, जिसका कि डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि x जो होना चाहिए सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, और बाकी नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हम ले सकते हैं। तो हम लोग अंदाज़ा लगाएं कि देखते हैं कि 1/x जो होता है डेरिवेटिव किसका हो सकता है, log x का। तो log x का 1/x आया, और यहाँ पे x जो रखा गया 0 से बड़ा माना गया। ठीक है, अब क्या किया गया, यहाँ पे log -x को यहाँ पे लिखा गया। तो log -x को जब यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं आप कि log -x यदि हम लोग यहाँ पर लेते हैं, जिसमें कि x जो है 0 से कम है, तो इसका जब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा इसका, तो 1/-x, लेकिन x जगह पे कौन लिया, कौन सा आ चुका है टर्म, -x। तो -s का हम लोग फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल आ गया, क्या आ गया 1/x। मतलब log -x का भी 1/x आया जब x जो था 0 से लेस देन था उस समय। तो अब इस दोनों में से एक कन्फ्यूजन हो गया कि log, तो डेरिवेटिव तो निकालने के लिए बोला गया है 1/x का, लेकिन यहाँ पे 1/x और 1/x दो कंडीशन में आया जब x ग्रेटर देन 0 था और x लेस देन 0 था। तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन इस दोनों को मिला कर सकते हैं कि मॉड में ले सकते हैं। मॉड में लेने का मतलब क्या होता है, मॉड का दो फॉर्म होता है, पॉजिटिव फॉर्म एक नेगेटिव फॉर्म। इसी कारण इस दोनों को कंबाइन किए और x और -x को हम एक ही टर्म में लिख दिए, क्या लिख दिए, मॉड x लिख दिए। तो मॉड x लिख दिए, इसका मतलब क्या, प्लस होगा या फिर माइनस होगा, तो उसमें क्या होगा 1/x। और यहाँ पे 0 तो है नहीं, एक बार x ग्रेटर देन 0 है, एक बार x लेस देन 0 है। तो हो गया log मॉड x का क्या हो गया, डेरिवेटिव 1/x। तो हम लोग बोल सकते हैं 1/x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा क्या होगा, log मॉड x होगा। इसी कारण एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x का क्या हो गया, log मॉड x हो गया। इस तरह से 1 का 3 क्वेश्चन जो था इसमें सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं इसका जो देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्योंकि एक्सरसाइज 7.1 में एग्जाम्पल जो दिया गया 4 एग्जाम्पल दिया गया। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में जो दिया गया है देख सकते हैं, इसमें बोला गया है सिर्फ फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। इसमें फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, फॉलोइंग इंटीग्रल निकालना जो है यहाँ पर है क्या है, जिसमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं लगाना है। मतलब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में ये था कि बिना इंटीग्रल का साइन यूज किए हुए, सिंबल यूज किए हुए हम लोग को फाइंड करना था। यहाँ पे जो है हम लोग जो फार्मूला आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, उस फार्मूला का यूज करके इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 क्वेश्चन दिया गया। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया x³ - 1/x²। तो आप लोग जब एक्सरसाइज का वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 7.1 जो है इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसका फाइंड कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से इसको हम लोग फाइंड किए, तो इस इंटीग्रेशन को हम y फंक्शन मान लिए। अब देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में ज़्यादा टर्म है और डिनोमिनेटर में क्या है, कम टर्म है। तो हम इस दोनों को सेपरेट कर लिए अलग अलग, x³ इसका अलग इंटीग्रेशन निकालेंगे और -1/x² इसका अलग निकालेंगे। अब देख सकते हैं बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 में से 2 गया तो क्या हो गया, x⁴ हो गया। फिर यहाँ पे उसी तरह से 1/x² है, तो देख सकते हैं ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला आप लोग लगा सकते हैं इंटीग्रेशन का, कौन सा, x⁴n dx का आप लोग को फार्मूला बताए थे, x⁴n +1 बाय क्या होता है, n+1 होता है, प्लस क्या हो जाएगा लास्ट में c हो जाएगा। अब x⁴1 है तो क्या हो गया, यहाँ देख सकते हैं 1 है तो 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे -2 +1 कर देंगे, नीचे भी क्या हो जाएगा, -2 + 1 क्या आ जाएगा, -1 + c हो गया। x² 2 ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो 1/x + c हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 का है, सेकेंड है y = इसका इंटीग्रेशन निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है, x⁴ + 1। अब यहाँ भी देख सकते हैं कि पहले भी बता चुके हैं इसका थ्योरम में कि जब 2 या 2 से ज़्यादा टर्म प्लस माइनस में रहते हैं टर्म को हम लोग सेपरेट करके बना सकते हैं, नहीं तो यहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इस दोनों टर्म को अलग अलग किए, तो
एक्स टू द पावर 2 इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे और इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे। एक्स टू द पावर n है, एक्स टू द पावर n है तो क्या हो जाएगा n+1, तो 2/3 +1, यहाँ भी 2/3 +1 तो हो गया 5/3, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो गया प्लस c हो गया। अब ये जब ऊपर जाएगा 3/5 हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5/3 ये दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस x हो गया प्लस c हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 2 का, y = x टू द पावर 3/2 प्लस 2e टू द पावर x माइनस 1/x। अब इसमें भी वही करेंगे, इस टर्म का अलग फार्मूला लगाएंगे, इस टर्म का अलग फार्मूला लगाएंगे, इस टर्म का अलग फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं x टू द पावर n है, तो x टू द पावर n है तो x टू द पावर n+1 हो गया, बाय n+1 किए तो 5/2 हो गया। 2 तो कांस्टेंट टर्म था तो कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, e टू द पावर x का e टू द पावर x हो गया, और 1/x का आप लोग को अभी बता चुके हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से क्या होता है, log x होता है, तो log मॉडुलस x प्लस c हो गया। अब ये जब ऊपर जाएगा 2/5 x टू द पावर 5/2 हो जाएगा, इसका 2 e टू द पावर x हो गया माइनस log mod x हो गया प्लस c हो गया, इस तरह से। अब एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 में देख सकते हैं इसमें भी बोला गया है इंटीग्रल निकालना है, और इंटीग्रल जो निकालना है तो इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया गया, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया sin x प्लस cos x dx का क्या निकालना है, इंटीग्रल निकालना है। तो हम इसको y इक्वल टू मान लिए sin x प्लस cos x का dx का क्या निकालना है, इंटीग्रल निकालना। अब बोले थे कि एक एक टर्म को सेपरेट कर लेना, या यहीं पे अलग अलग नहीं भी लिखें तो एक ही बार में आंसर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग सेपरेट कर दिए ताकि आप लोग को समझ में आसानी से आ सके। तो sin x हो गया, यहाँ पे अलग टर्म इसका dx के रिस्पेक्ट में करना है, इंटीग्रल निकालना है, cos x का करना है इसके रिस्पेक्ट में। तो sin x का फार्मूला ही बता चुके थे, sin x का जो होता है इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है, और cos x का क्या होता है, sin x होता है। प्लस c लास्ट में देना नहीं भूलना, c यहाँ पे देंगे कांस्टेंट टर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ cosec x मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट cosec x प्लस cot x dx करना है। तो आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट रूल तो अभी तक पढ़े नहीं है कि प्रोडक्ट रूल यहाँ पे कैसे लगाएंगे। अगर आगे पढ़ेंगे भी पार्शियल फ्रैक्शन में बाय पार्ट्स में मतलब एक जब आगे पढ़िएगा तो बाय पार्ट्स लगेगा, वहाँ पे प्रोडक्ट रूल 2 फंक्शन जब प्रोडक्ट में रहता है तो वहाँ पे बाय पार्ट्स लगा के उसको सॉल्व किया जाता है। लेकिन वहाँ पे भी हम लोग का पहला अप्रोच यही हुआ कि डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, बिना आइलेट का बिना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड लगाए हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 फंक्शन है, तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो यहाँ तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई हो नहीं सकता है। जब प्लस माइनस रहता तो हम लोग अलग अलग करके इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई होने के बाद क्या कोई फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, तो देख सकते हैं cosec x है, यहाँ पे cosec x है, तो cosec क्या हो गया, cosec स्क्वायर, और cosec को cot से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। अब cosec स्क्वायर x है, तो cosec स्क्वायर x का आप लोग को एंटी डेरिवेटिव बताए थे इंटीग्रेशन में, फॉर्मूला cosec स्क्वायर x इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x का, यहाँ क्या हो गया, माइनस cot x हो गया। फिर उसी तरह से cosec x इंटू cot x का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला से ही डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया, तो इसका भी क्या होता है, माइनस cosec x, इसका भी हो गया माइनस cosec x, यहाँ प्लस c हो गया तो प्लस c हो गया। इस तरह से इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया यहाँ पे वो दिया गया 1 माइनस sin x बाय cos स्क्वायर x, इसका क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है, इंटीग्रल निकालना है। तो इसमें भी एक चीज़ आप लोग को सोचना पड़ेगा, क्या हम लोग डायरेक्ट इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में तो कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं। तो इसको क्या सेपरेट करके बना सकते हैं, तो हाँ सेपरेट करके बना सकते हैं। तो देख सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर x अलग लिख सकते हैं, sin बाय cos स्क्वायर x अलग लिख सकते हैं। जब 1 बाय cos स्क्वायर x अलग लिखेंगे तो इसको लिखेंगे sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं। फिर उसी तरह से यहाँ देख सकते हैं sin x बाय cos स्क्वायर x है, तो इसको हम लिख दिए cos x इंटू cos x, तो sin x बाय cos x के बाद 10x हो गया, और 1 बाय cos x क्या हो गया, यहाँ पे sec x हो गया। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है, यहाँ पे अप्लाई हो गया, प्लस c हो गया। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व किए। तो जब भी कोई क्वेश्चन हो, चाहे पूरा एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का पढ़ दे, तब भी पहला अप्रोच यही लगाना है कि सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से लगाएंगे, उसके बाद जो मेथड पढ़ते जाएंगे वो सारा मेथड को अप्लाई करते जाएंगे। लेकिन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जब कीजिएगा तो आप लोग को आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एग्जांपल नंबर 4 है, तो एग्जांपल नंबर 4 देख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में दिया गया फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f of f डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू 4x³ - 6 वेयर f of 0 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ये बोला गया कि एंटी डेरिवेटिव निकालना है, किस फंक्शन का निकालना, 4x³ - 6 का, और जहाँ पे f 0 इक्वल टू क्या आ जाता है, 3 आ जाता है।
तो चलिए इस फंक्शन को हम y मान लिया, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x³ - 6 किए। अब इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो यहाँ पे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन तो है नहीं, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला का यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो 4x³ है, तो 4 तो कांस्टेंट टर्म है, देख सकते हैं इस दोनों को सेपरेट कर दिए। 4x³ dx 6 है, 6 dx हो गया। 4 तो कांस्टेंट टर्म है, 4 कांस्टेंट टर्म हो गया। x टू द पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, x टू द पावर n + 1 बाय n + 1 क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे -6 था, कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, dx आ किए तो क्या आ गया, x आ गया प्लस c आ गया। 4 से 4 कैंसिल हो गया, x टू द पावर 4 - 6x + c, मतलब 4x³ - 6 जो है का एंटी डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, x टू द पावर 4 - 6x + c। लेकिन यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट टर्म होगा ये हम लोग को मालूम नहीं है। तो इस कांस्टेंट टर्म को हमको निकालने के लिए किस गिवन का यूज़ करना पड़ेगा, इस गिवन का यूज करना पड़ेगा। जब ये इस गिवन से हम लोग को क्या निकल जाएगा, इसका c निकल जाएगा, तो हम लोग को वो पूरा का पूरा फंक्शन निकल जाएगा कांस्टेंट के साथ, जिस टर्म का ये डेरिवेटिव रहा होगा। क्योंकि जब डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो कांस्टेंट टर्म का जो डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव निकल के आता है वो क्या आता है, 0 आ जाता है। इसी कारण हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं निकाल पाते हैं, जिससे कारण यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे क्या लिख देते हैं, c लिख देते हैं। तो देख सकते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माने थे, दोनों तो एक ही टर्म है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई कर दिए। तो अब यहाँ इसका क्या निकल गया, x टू द पावर 4 - 6x + c। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, एफ ऑफ 0, जब x की जगह फंक्शन में अगर x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो उस फंक्शन का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये तो फंक्शन निकल ही चुका है, सिर्फ c का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो फंक्शन के जगह में x का जगह पे अगर 0 पुट करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। तो ये लिखा हुआ एफ ऑफ 0 पे यदि हम लोग यहाँ पे x जगह पे 0 पुट करते हैं, x जगह पे 0 पुट किए तो 0 का पावर क्या हो गया, 4 हो गया, -6 × 0 हो गया प्लस c हो गया। लेकिन इस फंक्शन पे पुट करने पे बोला गया आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसके इस फंक्शन को किसके इक्वल कर दिए, 3 के इक्वल, मतलब एफ ऑफ 0 किसको इक्वल कर दिए, 3 के इक्वल। देख रहे हैं एफ ऑफ 0 किसके बराबर है, 3 के। जब फंक्शन में x की जगह पे 0 पुट किए तो किसके बराबर कर दिए, 3 के बराबर, 3 के बराबर कर दिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 का पावर 0 तो 0 होता है, 6 × 0 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0, अब बचा क्या, c। तो यहाँ से पता चल गया c का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 3 आएगा। जब c का वैल्यू 3 आएगा तो यही c का वैल्यू हम लोगों को इस फंक्शन में पुट कर देना है, क्योंकि वो एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला गया था, वो फंक्शन निकालने के लिए बोला गया था, लेकिन हम लोग को c का वैल्यू फाइंड नहीं था, तो हम इस गिवन से c का वैल्यू फाइंड कर लिए। तो y इक्वल टू x टू द पावर 4 - 6x + c है था, लेकिन c की जगह पे आप लोग कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो पूरा का पूरा फंक्शन हमको निकल चुका है, जिस फंक्शन पे 4x³ - 6 आया था। तो 4x³ - 6 किस फंक्शन पे आया था, x टू द पावर 4 - 6x + 3। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म भी पूरा का पूरा कंप्लीट फंक्शन हम लोग को फाइंड हो चुका है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 4। तो एक्सरसाइज 7.1 का जो भी एग्जाम्पल था, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 1 से एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोग का सॉल्व हो चुका है। तो अगर इसमें आप लोग को समझने में दिक्कत है तो आप लोग इससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इसके फार्मूला, इसका इंट्रोडक्शन आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के यदि देखते हैं तो आप लोग को बेसिक से सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आई होप यू लाइक माई वीडियोज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।